नमस्कार। इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो इस वक्त राष्ट्रपति की जो चुनाव अब वहां पर नवंबर में होने हैं उसकी तैयारियां वहां पर जोर शोर से चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए कातिलाना हमले ने पूरी दुनिया भर के लोगों को हैरान जरूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए हैं और इस सिलसिले में वो पेंसिल्वेनिया में एक रैली कर रहे थे। उसी के दौरान हुए इस हमले में वो बाल बाल बचे और बिल्कुल ये जो कहावत है उनके ऊपर सटीक बैठती है, बाल बाल ही बचे। रैली के दौरान उनके जब वो जनता को संबोधित करने के लिए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, तभी अचानक गोलियां चलने लगी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के बिल्कुल ऊपर से उन्हें छूकर निकली और उनके कान के पास से खून निकलने लगा। उसे देखते ही वहां पर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी के जो लोग थे उनकी सीक्रेट सर्विस के, वो डोनाल्ड ट्रंप को घेर के उनकी सुरक्षा में खड़े हो गए। वहीं सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाया गया। इस दौरान ट्रंप का जो चेहरा था वो खून से सना हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी जो मुट्ठी को भींचते हुए उन्होंने एक फाइट यानी कि लड़ते रहिए कहते हुए वहां से गए। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाने वाले हमलावर को सीक्रेट सर्विस के जो वहां पे सुरक्षा के कर्मी तैनात थे उन्होंने मौके पर मार गिराया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने हमलावर की पहचान जो है वो 20 वर्ष के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर की है। उन्होंने कहा है कि उसके इतिहास को अब टटोला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि वो किसी उकसावे की वजह से इस हमले को उसने क्या अंजाम दिया। हमले के दौरान एक ट्रंप समर्थक की भी गोली लगने से मौत हो गई। उधर डोनाल्ड ट्रंप की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। आज की इस सबसे बड़ी खबर जो है इससे पूरे दुनिया में सनसनी है और माना यह जा रहा है कि अमेरिकी जो चुनाव है उसमें एक बहुत अहम घटना इस हमले को माना जा रहा है। निर्णायक घटना के तौर पर भी कई लोग इसको देख रहे हैं। हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमाशंकर सिंह की पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा और भी करेंगे। Take a look at what happened. इसे कहते हैं बाल बाल बचना। हमलावर की गोली ट्रंप के दाईं कान को छूती निकल गई। खुद को बचाते हुए ट्रंप गिरने को हुए, फिर संभले और जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स उनको अपने घेरे में लेकर सुरक्षित निकालने लगे तो ट्रंप ने मुट्ठी भींचकर अपना हौसला दिखाया। मंच से निकालकर ट्रंप को सीधे अस्पताल ले जाया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर खुद इस बात का ऐलान किया कि वो सुरक्षित हैं। मैं बटलर पेंसिल्वेनिया में हुई गोलीबारी पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और कानून व्यवस्था को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य शख्स के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है। फिलहाल मारे गए हमलावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। मुझे एक गोली मारी गई जो मेरे दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छेदती हुई निकल गई। मुझे तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक घरघराहट की आवाज सुनी, गोली चली और तुरंत महसूस हुआ कि गोली कान को चीरते हुए निकल गई। बहुत खून बह रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि क्या हुआ। ईश्वर अमेरिका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हमला पेंसिल्वेनिया के बटलर नामक जगह पर हुआ। हमलावर ने ट्रंप के मंच के सामने की एक इमारत की छत से गोलियां चलाईं, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ट्रंप के मंच के पीछे की ओर तैनात स्नाइपर ने तुरंत ट्रिगर दबाया और हमलावर मारा गया। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने उसकी पहचान 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर की है। हमले के पीछे की मंशा और साजिश की पड़ताल की जा रही है। This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. It's still an active crime scene. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely
with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. Again, at this time, we are not prepared to identify who the shooter is. We are close to that identification, and as soon as we are 100% confident in who that individual is, we will share it with the press. हालांकि ट्रंप ने जान बचाने के लिए यूएस सीक्रेट सर्विस और सभी एजेंसियों को शुक्रिया कहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर हमलावर ट्रंप के मंच से महज 400 फीट दूर राइफल के साथ कैसे पहुंच गया? औद्योगिक इमारत की छत पर हथियार के साथ वो कैसे चढ़ गया? मौके पर मौजूद लोगों ने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को बताया भी, लेकिन उन्होंने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? इतने बड़े हमले की भनक खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं लगी? More like what we heard, the bullets rattling around the grandstand. One hit the speaker tower, and then chaos broke. We hit the ground, and the police converged to the grandstands. May have gotten shot up in the grandstand, and we cleared a path for getting them out of the way. And it's just a sad day for America. The idea. हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप से बात की और हमले की निंदा की। Everybody must condemn it. Everybody. I'll keep you informed, and if I am able to speak to Donald, I'll let you know that as well. But so far, it appears he's doing well. Number one. Number two, that they're thoroughly investigating what happened to anyone else in the audience. We have some reports, but not final reports. And every agency in the federal government, I'm going back to my phone to speak with the federal agencies that are being put together again to give me an updated briefing. Has anything happened? They learned any more in the last couple hours. अमेरिका के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों से प्रतिक्रिया आने लगी। सबने हमले पर हैरत और चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले पर चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा कि वे अपने दोस्त ट्रंप पर हुए हमले की निंदा करते हैं और ट्रंप की कुशलता की कामना करते हैं। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है और डेमोक्रेट राष्ट्रपति बाइडेन के सामने रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप हैं। सर्वे बताते हैं कि बाइडेन ट्रंप से पीछे चल रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह उनकी उम्र है। ट्रंप बाइडेन प्रशासन को अवैध इमिग्रेशन से लेकर अपराध तक के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। दोनों के समर्थकों के बीच का राजनीतिक विभाजन बहुत ही तीखा है। अब ट्रंप पर हमले ने रिपब्लिकन्स को आंतरिक सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और जाहिर सी बात है कि चुनाव पर इसका गहरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद अपने पहले बयान में, पहली प्रतिक्रिया में कहा कि इस मौके पर हमें पहले से भी ज्यादा अब यह अहम हो गया है कि हम एक रहें और अमेरिकी लोगों के तौर पर अपनी सही चरित्र पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम मजबूत और दृढ़ बने रहें और शैतान को जीतने ना दें। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में जो अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव है उस अभियान को भी प्रभावित कर दिया है। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त सहानुभूति मिलने की संभावना है। अमेरिकी जनता में यह भी संदेश गया है कि यह हमला बाइडेन सरकार में हुआ, इसके चलते डेमोक्रेट्स को नुकसान हो सकता है। इस पर थोड़ी चर्चा और करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसका असर किस तरीके से होगा। आनंद आहूजा साहब जुड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ अनिल त्रिगुनित साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आनंद आहूजा जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, अभी तक जो रेस में बार बार जो बातचीत हो रही थी जिस तरीके से कि डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बना रहे हैं और बाइडेन की उम्र को लेकर चर्चा थी, लेकिन इस हमले के बाद बिल्कुल आयाम बदलते दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरीके की माहौल है, चर्चा क्या है वहां पर, खास तौर से रिपब्लिकन्स के बीच में? अंकित, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, आपने और आपके चैनल ने बार बार एक बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप बाल बच गए। मैं इसको दूसरी नज़र से देखता हूँ। मैं बड़ा स्पिरिचुअल आदमी हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारे एक हिंदू फिलॉसफी में एक बात आती है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो ये एक इस बात की टेस्टिमनी है कि जिसको भगवान ने बचाना है उसको आप नहीं मार सकते हैं। दूसरी चीज कहते हैं कि miracles do happen, so this is the testimony of the fact कि miracles do happen in life।
नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए बाइडन की जो इस वक्त हालत है उसमें सिर्फ रिपब्लिकन्स ये बात नहीं कर रहे हैं कि बाइडन की एज या उसकी मेंटल स्टेबिलिटी की, बल्कि बाइडन की अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी एक बहुत ज्यादा एक जोर की लहर उठी है कि बाइडन को इस वक्त विड्रॉ कर लेना चाहिए। सो पॉलिटिकल डिवीजन की हम बात करते हैं, पॉलिटिकल डिवीजन तो हमेशा रही है। जब दो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, रिपब्लिकन पार्टीज की पॉलिटिकली अपनी फिलॉसफी है, डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी फिलॉसफी है, और ये फिलॉसफी आज की नहीं है, ये सदियों से फिलॉसफी चलती आ रही है, तभी ये दो अलग अलग पार्टीज हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल डिवीजन जो है ये एक हिंसात्मक रूप ले लेगी, इसके कई कारण हैं। हम बाइडन की बात करते हैं, बाइडन का एकदम से फ्लॉप हो जाना पहली डिबेट के अंदर एक कारण है। बाइडन की मेंटल स्टेबिलिटी का ऊपर सवाल उठाना डेमोक्रेटिक पार्टी का ये एक कारण है। बाइडन का पोल्स में एकदम डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में नीचे आ जाना ये भी एक कारण है। और एक कारण जो मीडिया का है, चाह रहे हैं कि ये एक सुनियोजित, मतलब डेमोक्रेट्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनकी तरफ आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उनकी साजिश है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक साजिश जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे है। मैंने ये भी नहीं कहा कि एक साजिश है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता लगा है कि ये लोन स्नाइपर था या इसके पीछे कोई ग्रुप था। सिर्फ एक कॉमन सेंस की बातें हैं कि एक आदमी जो यंग एज में है, 20 साल का है, और जिसने पीछे अपने कैरियर के अंदर $15 जो हैं एक हार्ड कोर प्रोग्रेसिव व्यूज रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किए हैं एज ए स्टूडेंट, तो उसकी फिलॉसफी क्या होगी? दूसरी चीज, अगेन कॉमन सेंस की बात है, ये रॉकेट साइंस नहीं है कि सोमवार को रिपब्लिकन पार्टी की कन्वेंशन होनी है और सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप को वहां पे ऑफिशियली उसको कैंडिडेट बनाया जाना है, रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, और शनिवार को ये हादसा होता है। तो अगर आप ये सब चीजें इकट्ठी करें तो उससे एक बात तो साफ होती है कि ये जो भी हुआ है हादसा, इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। बिल्कुल। और जैसे अभी आरोप भी लग रहे हैं कुछ, एक बिल्कुल ट्विटर पर तो जंग छुड़ी हुई है, और तिगुनी साहब कुछ लोग कह रहे हैं देखिए ये एक सिंपैथी लेने के लिए एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूंड वाली जो बात है, थ्योरी एक वो उठाई जा रही है। कुछ कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से डेमोक्रेट्स के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, और आप अमेरिकी पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, जानते हैं, उस पर लिखते और रहते हैं, कि इसका एक बड़ा व्यापक असर चुनाव पर पड़ने वाला है। क्या ये मान लिया जाए, जैसा आज कई सारे लोग ट्विटर पे लिख रहे थे, कि एक निर्णायक असर पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अब रास्ता बहुत आसान होने वाला है? देखिए अंकित, इसके बारे में दो चीजें हैं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो काफी कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, और एक जो 2020 में वायलेंस हुई थी उसमें भी उनका नाम काफी आया है। तो अमेरिका की जो पॉलिटी है और जो पब्लिक है वो काफी डिवाइडेड है पॉलिटिकली। देखिए, जो डेमोक्रेट्स होते हैं या जो रिपब्लिकन्स हैं वो इजीली स्विच नहीं करते साइड्स। ये जैसे दूसरे मुल्कों में कहीं होता होगा, लेकिन अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो खास तौर से जो डेमोक्रेट है वो चाहे कुछ भी हो, वो डेमोक्रेट रहते हैं। आजकल प्रॉब्लम यह है कि डेमोक्रेट्स के बीच में उनके लीडरशिप का क्राइसिस है, कि जिस तरह से प्रेसिडेंट बाइडेन की एज है और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये सब भूल जाते हैं कई बार। तो ये सब होता है एज के साथ में, लेकिन उसको अपोजिशन नेचुरली एक्सप्लॉइट करता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अभी, हालांकि वो भी कोई यंग नहीं है, वो भी 78 साल के हैं, लेकिन वो एजाइल हैं, स्ट्रांग हैं, तो वो अपने आप कंपैरेटिवली बेटर मैनेज कर। लेकिन रिपब्लिकन्स को इस बार के, जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप के जितने भी सपोर्टर हैं वो बड़े सॉलिड सपोर्टर्स हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, और सबसे बड़ी बात इसको दुनिया को कंडेम करना चाहिए, इससे ये भी इंडिकेट होता है कि यूएस पॉलिसी कहाँ जा रही है। आप देखिए वहाँ के गन लॉस, हर महीने के अंदर में आपको ये नजर आ जाएगा कहीं ना कहीं बच्चों के स्कूल में जाकर के किसी पागल आदमी ने हरकत कर दी, इतने सारे बच्चे मारे गए, कहीं कुछ इस तरह की चीजें होती हैं वहां पे। तो लोगों में एक सोसाइटी की वैल्यू सिस्टम कहाँ हो गई है। गन लॉज जो हैं, गन लॉबीज जो हैं वो इतनी स्ट्रांग है, उनको ये सारी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती हैं क्योंकि वो फंडिंग करती हैं।
ये कंट्रीज चलते ही अमेरिका की खास पॉलिसी जो है वो इसी चीज पे डिपेंड कर रही है कि कौन सी लॉबी क्या कर रही है। गन लॉबी इज अ वेरी स्ट्रांग लॉबी। इस चीज को ही उनको देखना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट में आए। और होपफुली अब इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने ये बात तो खुद उनके ऊपर हो गई है अटैक, तो उनको भी अब इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले गन लॉबी के सपोर्टर भी रह चुके हैं। ये देखना पड़ेगा कि फ्री इस तरह से कैसे कंट्री को आप चला सकते हैं कि इंटरनली इतनी वायलेंस होती जाए, पॉलिटिकल वायलेंस, सोशल वायलेंस जी। जो इतनी कॉमन हो गई है वहां पर। तो इतना बड़ा फर्क मुझे नहीं लगता है। कहने की बात जरूर है कि इसमें आप कहेंगे कि बड़ा सिंपैथी वेव हो जाएगा, लेकिन सिंपैथी वेव होती है जहां पे एक जो अनकमिटेड वोटर होता है हाँ, उसकी बात आप मान सकते हैं। फ्रेंच लेकिन सिटर्स क्योंकि अगर ज्यादा यूनाइटेड बड़ी तादाद में हो तो उन पे ये काम कर सकता हाँ, है, लेकिन अगर पहले से ही लोगों ने मन बना लिया है तो उस पर कितना असर होने वाला है ये एक देखने बहुत वाली कम। बात होगी। आहूजा साहब, अमेरिका की हिस्ट्री को अगर खंगाल के देखें तो जो राष्ट्रपति जो हैं वहां पर ये पहले राष्ट्रपति नहीं जिनके ऊपर या तो हमला, जानलेवा हमला हुआ है या उन्होंने किसी हमले में अपनी जान खोई है। उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक सवालिया निशान है कि देखिए इतना बड़ा ताकतवर देश और वहां पर राष्ट्रपति, कई ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर इस तरीके की वारदात या इस तरीके के हमले हुए हैं, पूर्व राष्ट्रपति या सर्विंग राष्ट्रपति। मैं अंकित इस बात को इसलिए एग्री नहीं करता हूं कि अगर आप इंडिया में देखिए तो इंदिरा गांधी वाज assassinated, राजीव गांधी वाज assassinated, बेअंत सिंह पंजाब चीफ मिनिस्टर ही वाज assassinated. To the extent there are theories, there are rumors कि ज्ञानी जैल सिंह also when he died in the car accident that was assassination. To what extent that's correct, I am not sure. Sir, let's But coming back not get into the conspiracy theories. No, no. Otherwise, if we talk about conspiracy theories in America, it will be a very, very long chapter. Possibly we'll run out of writing pages of books. But the fact remains, sir, why I'm talking about जो आप जिस तरह से मैंने कहा assassination के जो attempt की जो हम बात कर रहे हैं, अमेरिका एक बहुत पावरफुल देश है। हम भारत की जब उससे तुलना, आप जब इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं तो दोनों में थोड़ा फर्क यह है कि भारत में आतंकवाद का काफी समय तक ये मसला रहा है। अमेरिका में इस तरीके के व्यापक आतंकवाद का कम से कम अभी जो आप देख अमेरिका की जमीन पर अगर आप 9/11 को छोड़ दे तो इस तरीके का कोई बहुत बड़ा मसला नहीं रहा है। होम ग्रोन टेरर का हो सकता है, पड़ोसी मुल्क के द्वारा लाया गया टेरर नहीं है। तो दोनों में थोड़ा फर्क जरूर है। पर आप दो इश्यूज को अगर आप जोड़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। गन कल्चर एक अलग बात है। मैं एग्जांपल दे रहा था कि ये जो इंडिया में हुए असैसिनेशन ये गन्स की वजह से नहीं हुए हैं। जिसने मारना है उसने मार ही देना है। जापान का प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारा गया वो गन कल्चर की वजह से नहीं मारा गया। सो ये कहना कि गन कल्चर की वजह से असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, ये टोटली रॉन्ग थ्योरी है। आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई सेकंड अमेंडमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड, व्हाई देयर इज अ गन कल्चर इन द कंट्री। जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। वायलेंट वीडियो गेम्स को आउट कर रहे हैं, आप वायलेंट मूवीज को आउट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जो हिंसा होती है वो सिर्फ गन्स की वजह से होती है, वो वायलेंट मूवीज की वजह से नहीं होती है, वो वायलेंट जो है वीडियो गेम्स की वजह से नहीं होती है। अगर आप इलेक्शन की में भी देखें तो जैसे अनिल बात कर रहे थे, आप हार्डकोर डेमोक्रेट्स हैं, हार्डकोर रिपब्लिकन्स हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जीता या हारा जाता है इंडिपेंडेंट वोटर्स के बेस के ऊपर। वो आपके जो हार्डकोर हैं, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, वो इधर से उधर नहीं होंगे। अजय ने साहब बड़ी अच्छी बात कही कि जो बाइडन के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं वो बाइडन की स्टेट ऑफ माइंड कुछ भी हो वो बाइडन के साथ ही रहेंगे। जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, ट्रम्प को कितना भी आप क्रिटिसाइज कर लें वो ट्रम्प के साथ ही रहेंगे। सो ये कहना गन कल्चर, अगर आप किसी दिन शो करें तो मैं इसके ऊपर पूरा 2 घंटे आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं कि गन कल्चर के यूनाइटेड स्टेट्स में फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। आहूजा साहब, जो स्पोकन लाइक अ ट्रू रिपब्लिकन, बिल्कुल एक रिपब्लिकन की तरह आपने बात करी है, क्योंकि वी हैव सीन दैट किस तरीके से उसको जो रिपब्लिकन पार्टी है वो उसको काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। अगर आप इस पे फायदे नुकसान पे जाएं सर किसी भी चीज के ऊपर, अमेरिका शायद एक ऐसा एक शक्तिशाली देश होगा जहां पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, जहां पर कोई भी बंदूक उठा के किसी को भी मारने की जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा आती है। पर वो एक जैसा आपने कहा वो एक अलग डिबेट है, उस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन त्रिगुणा साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि
जो अमेरिका, जैसे हम अभी बात कर रहे थे अमेरिकी इलेक्शन की, कि इसके ऊपर कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या अभी ये माना जाए कि दो चीजें बिल्कुल साफ हो गई है? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पकड़ जो है रिपब्लिकन पार्टी पे बिल्कुल अनडिस्प्यूटेडली मजबूत कर ली है, और वहीं उसके सामने अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए और डेमोक्रेट्स के लिए दो परेशानियां हैं। माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए और डेमोक्रेट्स के लिए दो परेशानियां हैं। नंबर एक, उनकी हेल्थ के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं, और नंबर दो, अमेरिका की सुरक्षा के बारे में भी लोगों को चिंता बढ़ जाएगी इस हमले के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकित आप, और मैं आहूजा साहब की बात से भी कई बारों में सहमत हूँ। लेकिन जो देखिए आज की डेट में अगर देखें, जितना भी जो भी अवेलेबल लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप हुए, प्रेसिडेंट बाइडेन हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉपुलैरिटी में इसमें कोई कमी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर्स, ज्यादातर हार्डकोर सपोर्टर्स ही हैं, क्योंकि जो इश्यूज उन्होंने रेज किए थे ड्यूरिंग इस इलेक्शन एंड जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमी को इम्प्रूव कराया, तो लोगों को उसमें काफी वो है। दूसरी तरफ से वो ये सोचते हैं कि जितने केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, वो सारे केसेस जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और मैनिपुलेशन हो रहा है। और उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी इस बारे में कमेंट्स किए हैं इसके ऊपर में। तो नेचुरली है कि पोलराइजेशन जो है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। तो नेचुरली सिक्योरिटी जो है, आपने देखा 9/11 के बाद में कंट्री को एकदम सील कर दिया गया वर्चुअली। होमलैंड सिक्योरिटी, डिफरेंट सब तरह की चेंजेस लाए गए वहां पर। तो ये जब इस तरह की पॉलिटिकल कोई किसी तरह की ये घटना होती है जैसे ये आज हुई है, तो इससे नेचुरली एक थिंकिंग तो होती ही वहां पर। क्योंकि लोग जो कंस्पिरेसी थेरिस्ट वाले हैं वो तो ये कहेंगे कि भाई चाहे डेमोक्रेट्स ने करा दिया या ये को जो इस्लामिस्ट ने करा दिया, या ट्रंप के खिलाफत करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए ये हो सकता है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरी में ना जाके अगर हम खाली सोचें कि ये एक लोन वुल्फ एरिया कोई आदमी जो बहुत डिसग्रंटल था इस मामले में, वो ये देख रहा था कि अगर आज का ये जो लास्ट डे है उनका, उसके बाद कल तो वो नॉमिनेट हो ही जाएंगे, परसों मंडे को, तो उसके बाद में तो आगे वो अपना वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जिसको बनाएंगे और आगे वो चलते जाएंगे, और चांसेस ये हैं कि वो शायद जीत जाए। तो इस चीज को लेकर के मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप उनको खुद ही सोचना पड़ेगा। हम तो खैर सिचुएशन में नहीं है, लेकिन जैसा मैं आहूजा साहब बता रहे थे कई बातें, लेकिन एक बात देखिए कि भारत में पॉलिटिकल ट्रांजिशन और किस लेवल का इलेक्शन होता है, कहाँ तक, कितनी बार 8 टाइम्स इलेक्टोरेट है हमारी वहां से, और उसके बावजूद हमारा इतना स्मूथ ट्रांजिशन पावर का होता है। ऐसा दुनिया में बहुत कम कंट्रीज के अंदर होता है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं होता है। तो डेमोक्रेसी डेफिसिट भी कई बार दिखा जाता है इन सब कंट्री, उस चीज को भी देखना पड़ेगा। तो सिचुएशन बड़ा पोलराइज्ड है वहां पर इस वक्त। आहूजा साहब, चाहने से पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो इस वक्त जो माहौल जिस तरीके का बना हुआ है अमेरिका के अंदर, और अब चुनाव की बात जो हो रही है, आपको लगता है कि इस घटना के बाद जो डेमोक्रेट्स हैं और विवश हो जाएंगे सोचने पर कि क्या वो जो बाइडेन को ही अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं, या वहां पर भी कुछ चेंज हो सकता है इस घटना के खास तौर से बाद? देखिए, उसमें इसके दो इश्यूज हैं। एक है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बाइडेन को अब विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन जो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ये है कि जब तक बाइडेन खुद ना डिसाइड करे, क्योंकि यहाँ डेलीगेट्स, प्राइमरीज के अंदर डेलीगेट्स चुने जाते हैं, वो डेलीगेट्स होते हैं, जब वो किसी को प्राइमरी में चुनते हैं तो जिसको चुना जाता है उसकी अथॉरिटी होती है कि वो उनको रिलीज करे या ना करे। सो अगर पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी भी ये डिसाइड कर ले कि बाइडेन को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक बाइडेन खुद ये डेलीगेट अपने रिलीज नहीं करेगा, बाइडेन विल बी ए कैंडिडेट। पहली चीज तो आपको ये समझनी चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है यहाँ पे एक प्रेसिडेंट नॉमिनेशन के लिए क्या है। सो बाइडेन के खुद अपने आप समझता हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन के ऊपर अब और प्रेशर पड़ेगा, मतलब उनके ऊपर और थोड़ा दबाव हो जाएगा कि अपना वो विड्रॉ करें? वैसे ही पहली डिबेट के बाद थोड़े पिछड़ते नजर आ रहे थे, इसके बाद तो शायद और भी मुश्किलें हो जाए डेमोक्रेटिक पार्टी को। मैं अंकित जी साहब आपसे बात करूं, मुझे इस बात पे बहुत डाउट है कि बाइडेन विड्रॉ करेगा। अल्टीमेटली ये दो ही कैंडिडेट रहेंगे, रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन। एक पॉलिटिकल गेम्स होती हैं। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन जो हैं वो ट्रंप को सेकंड इस इलेक्शन में भी हरा देते हैं, तो ये एक बड़ी विक्ट्री होगी डेमोक्रेटिक पार्टी की कि हमारा वीकेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट ने भी डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया।
और अगर बाइडन हार जाते हैं तो उनके पास ये एक्सक्यूज होगा कि हम तो चाहते ही थे कि बाइडन को विड्रा कर लेना चाहिए, लेकिन बाइडन ने खुद विड्रा नहीं किया, हम इस वजह से हार गए, हमारा कैंडिडेट भी। तो ये चित भी मेरा पट भी मेरा वाली गेम है। अगर आपने पॉलिटिकली बड़ी सही बात कही है कि अगर हारे तो सारा ठीक रहा, प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर फूटेगा, और अगर जीत गए तो डेमोक्रेटिक पार्टी यही कह सकती है कि हमारे सबसे वीकेस्ट कैंडिडेट ने भी डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया। रीमैच की तरफ जाता दिखाई पड़ रहा है, और कम से कम इसके बाद एक बहुत बड़ा उलटफेर जिस तरीके से अब देखना होगा कि इसका कितना ज्यादा असर होता है अमेरिका के आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी बात को रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज हमने इसी मामले से जुड़े हुआ एक सवाल आपसे पूछा था। हमने सवाल पूछा था कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन पर भारी पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो QR कोड करके स्कैन करके जो आपको जवाब देना था उसमें 88% लोगों ने 88% लोगों का कहना है कि हां भारी पड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के ऊपर। सिर्फ 12% ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। हेलो मोटो। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए LOC पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। राजीव रंजन हमारे एडिटर डिफेंस इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये लगातार जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके देखते हुए एक बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि घुसपैठ की कोशिशों का सीधा नतीजा यह है कि देश में आतंकवादी हमले और बढ़ते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेना के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, खासतौर से मोरल ग्राउंड पर अगर देखें तो जिस तरह से पिछले हफ्ते जिस तरह से कठुआ में जो आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, और उसके बाद सेना ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में 3 आतंकी को मार गिराया। ये तीनों आतंकी पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं, और इन तीनों आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर यहाँ के जो अमन चैन जो उसको माहौल को बिगाड़ना चाहते थे, तो उसमें तीनों आतंकी को मार गिराया जाना, 2-3 बातें स्पष्ट होती है। एक तो पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए, जो जम्मू कश्मीर में लोकल आतंकी उनको भी इस तरह का मैसेज पास ऑन कर रहा है, और जब यहां से उसे सफलता नहीं मिलती है तो सीमा पार से कवर फायर देकर घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेना के जो जवान, जो अलर्ट जवान थे, उन तीनों आतंकियों को न केवल मार गिराया बल्कि घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना उस पूरे इलाके में घेराबंदी करके तलाशी अभियान चला रही है। सेना का यह कहना है कि जो भी आतंकी बचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको भी धीरे धीरे करके मार गिराया जाएगा, और आतंकियों को जो नापाक मंसूबा है उसको किसी भी सूरत हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेना की बड़ी कार्रवाई, और इस कार्रवाई में सेना को सफलता मिली है LOC पर, जहां पर 3 आतंकवादी मार गिराए गए। दिल्ली के GTB अस्पताल के अंदर एक मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सख्ते में है पूरा इलाका। मृतक 23 जून को इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया था। 32 वर्ष के रियाजुद्दीन को पेट की गंभीर बीमारी थी। उसके परिजनों का कहना है कि उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और वो समझ नहीं पा रहे कि रियाज कि हमलावरों के निशाने पर क्यों था। हत्या के इस मामले में दूसरा एंगल भी सामने आया है। अस्पताल में भर्ती एक मरीज का भाई, इसे वारदात का जो चश्मदीद है, उसने बताया कि 22 जून को उसके भाई को गोली मारी गई, जिसके बाद GTB अस्पताल में इलाज उसका चल रहा था, और हमलावर उसके भाई को ही मारने आए थे। गलती से उन्होंने रियाजुद्दीन को गोली मार दी। हालांकि पुलिस ने इस थ्योरी पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चश्मदीद ने इस पूरी घटना पर क्या कहा। जी, आपका नाम? हसीन। हुसैन, आप बताइए क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर ऐसा हुआ था जी, मैं अपने वार्ड में था और बगल वाले वार्ड से आवाज़ें आई थी। कौन से वार्ड में थे आप? 21 वाले, 24 है ही है, मगर हमारे जो बोर्ड पे लिखा है ना 21 नंबर।
21 नंबर वार्ड में थे, मगर जो आवाज़ आई थी ना गोलियों की, 4-5 आवाज़ आ गई मेरे को। मैंने बाहर जाके देख रहा था, एकदम से मुंह के सामने से आ रहे थे 3 बंदे जा रहे थे। और मैंने जब देखा ना, मैंने गेट इधर के और उधर के दोनों गेट बंद कर दिए। मैंने और कोई परेशान ना हो, किसी और के भी गोली मार दे वो लोग, इसलिए मैंने भाई उधर एक और बंदा था, भाई था, मैंने भाई तू उधर का गेट बंद कर, मैं इधर का गेट बंद करता हूँ। तो हमने भाई गेट बंद करा और वो लोंडे इधर की तरफ भाग गए। कितने लोग देखे आपने? मैंने 2 देखे थे और इधर एक आदमी थे, उन्हें चाचा कह रहे 3 थे वो, मैंने 2 को देखे। हाँ हथियार थे जी, पिस्टल थी उनको। हाँ 2 के हाथ में मैंने पिस्टल देखी थी। और फिर आपने क्या देखा कि 3 लोग वो चले गए यहाँ से? हाँ फिर मैं जब चले गए ना, मैंने हल्के से मैंने गेट देखा, वो औरत चिल्ला रही थी, वो बाजी। मैंने क्या हो गया, कहने लगे बेटा देखते तुम्हारी वजह से मेरे भाई को मार के चले गए। ऐसा क्यों बोला, तुम्हारी वजह से क्यों? वो यही कह रही थी हमारे। आप कह रहे आपके भाई को कोई खतरा था? हाँ खतरा था, हमने बोला था 4 दिन पहले हमें अलग कमरा दे दो। कोई भाई कौन है? वसीम। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको खतरा, उनके जान को खतरा है? उनको खतरा है जी, क्योंकि वो अभी 12 तारीख को गोली मारी उनके 4, फिर से मारने के लिए आए थे वो लोग। अच्छा, आपके भाई को गोली मारी थी और हाँ वो एडमिट है अभी भी। एडमिट है? हाँ गोली लगी। ऐसा लगता है कि आपके ही भाई को मारने के लिए यहाँ पर आए थे? हाँ बिल्कुल। गलत आदमी को मार के चले गए? हाँ गलत आदमी। ऐसा आपको लगता है? पुलिस से बातचीत आपकी हुई अभी तक? नहीं हुई। आज जीटीबी अस्पताल में तीसरी मंजिल पर वार्ड नंबर 24 में एक मरीज को गोली मार दी और जो आरोपी थे वो यहाँ से भाग गए। फिलहाल उनके परिवार के लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। माता जी माफ़ कीजिएगा, बहुत गलत हुआ है, आप कुछ भी अगर मैं बता पाए आपके बेटे के बारे में। मेरा बेटा यही एडमिट था। किस बीमारी क्या थी? पेट में फोड़ा बन के फूट गया था, थोड़ा दिमाग का भी माइंड खराब था उसका। 8 साल से वो कुछ नहीं करता। 8 साल से पहले? 8 साल से कहाँ, 8 साल से थोड़ा दांतों का सिखाया था उसके पापा ने, पुराना काम जैसा होता है खानदानी। 8 साल से कुछ नहीं करता था वो, बस घर में ही मतलब ऐसे ही बैठता था, बस अपने थोड़ा हंस रहा है, बोल रहा है, बस ऐसा था बस। पर उन्हें कोई गोली क्यों मारेगा, कोई दुश्मनी थी? नहीं, कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारी कभी बच्चों से लड़ाई भी नहीं हुई। मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, कोई लड़ाई थोड़ी ना करते हैं किसी से, ना कोई उल्टी सीधी संगत भी नहीं कोई। मेरे बच्चे घर में ऐसा बाहर ही निकलते ही नहीं है। तो आपको नहीं पता कि कौन वो लोग थे और क्यों मार के गए? नहीं, मुझे नहीं पता क्यों मार के गया, वो कैसे आया। मेरी लड़की थी अंदर, मैं तो थी भी नहीं अंदर, मैं तो बाहर बैठी थी यहीं पे। बस मैंने भगता हुए देखे थे 2 लड़के, बस पीछे से पब्लिक भागी, उन्होंने कही गोली मार दी। मैंने समझी जो 4 गोली लगी हुई है, उल्ले वाले वार्ड में एक लड़का, उसके मार के चले गए। मुझे अपने का तो ख्याल भी नहीं था। जब मैं अंदर घुसी, जब मेरी चीख लिखी, जब कहीं ने कहा रियाजुद्दीन का गोली मार दिया, कहा एक लड़की है, ये बीवी है, बस इनको देखो, कोई नहीं है हमारे यहाँ पर। आदमी 4 साल हो गए खत्म हुए को सिर पे। यहाँ पर देखिए रियाजुद्दीन के परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनकी बीवी यहाँ पर है। फिलहाल मैं आपको वो वार्ड नंबर 24 की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। तो एब्डोमिनल इन्फेक्शन के चलते उनको यहाँ पर किया जाता था। ये वो वार्ड है जहाँ पर वो वार्ड नंबर 24 जहाँ पर गोली चलाई गई है। दरअसल 4 बजे के करीब कुछ लड़के यहाँ पर आते हैं उनसे मिलने के लिए और अचानक से आवाज़ आती है। 3 से 4 राउंड जो गोली थी वो यहाँ पर फायर की गई। पुलिस की माने तो फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है, एफआईआर दर्ज कर ली है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ऐसे में सबसे पहले पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार क्यों मारा गया, क्योंकि जो फिलहाल रियाजुद्दीन है वो 32 साल के थे और उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ऐसा नहीं पाया गया है। तो आफ्टर ऑल ये क्या था, मतलब कोई रंजिश थी या क्या रहा, इस बात का मोटिव क्या रहा, इसको जानने की फिलहाल पुलिस पूरी कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं वो हमसे मिले, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से भी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिरकार कोई क्यों उनके बेटे को यहाँ से मारकर चला गया। दिल्ली से अपने कैमरामैन पवन के साथ मैं शुभांक सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। वहीं लखनऊ में बीजेपी की वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन पर जो विचार विमर्श है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो हैं उस पर मंथन चल रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब आप अति आत्मविश्वास में होते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि उपचुनावों के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। हमारा संकल्प से होना चाहिए कि 2027 में भी बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं,
तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र जो संघ के ऑफिस में आज जमकर बवाल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि डूसू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच मारपीट हो गई। दफ्तर का जो वीडियो है वो भी सामने आया है, जिसमें तोड़फोड़ देखी जा सकती है। एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि नशे की हालत में एनएसयूआई के 30-40 कार्यकर्ताओं ने डूसू के दफ्तर में तोड़फोड़ की और दफ्तर में रखी मूर्तियां और तस्वीरों को भी बाहर फेंक दिया। वहीं एनएसयूआई ने पलटकर आरोप लगाया और हिंसा की जिम्मेदारी एबीवीपी के ऊपर मढ़ दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों के बयान दर्ज करे जा रहे हैं। नेशनल शराबी यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई ने इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर गुंडे पाल रखे हैं। एनएसयूआई के जो वाइस प्रेसिडेंट अभी दहिया जीते थे, उनके ऑफिस में कल देर रात बैठकर दारू पी गई। दारू पीने के बाद 30-40 लोग पहले हमारे डूसू के जो जॉइंट सेक्रेटरी है उनके कमरे का शीशा तोड़ा, उसके बाद जो हमारी डूसू की सेक्रेटरी है उनके कमरे का शीशा तोड़ा, और उसके बाद वो मेरे ऑफिस में घुस गए। और मेरे ऑफिस में घुसने के बाद आप देख सकते हैं कि इधर राम मंदिर था, राम मंदिर को भी तोड़ा गया, जिससे साफ पता लगता है कि ये लोग कितने बड़े राम विरोधी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ पर यह हमला, ये केवल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ पर हमला नहीं है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हर छात्र पर हमला है। कुछ ही समय पहले मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो डूसू के अध्यक्ष बने हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है कि उनका जो एडमिशन ग्राउंड है इस यूनिवर्सिटी में वो इनवैलिड है। वह डरा धमकाकर, चोट पहुंचाकर मुझे यूं सोच रहे हैं कि वे मेरी और इस विश्वविद्यालय के छात्रों की आवाज को दबा देंगे, पर यह मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा है, तुच्छ हरकत पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उतर आई है, उन्हें मैं ये बता देना चाहता हूं कि वह मुझे और मेरे संगठन को, एनएसयूआई को डिफेम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश मैं जल्द से जल्द कोर्ट में जाकर ये प्रूव कर दूंगा कि जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वो सत्य की लड़ाई है और सत्य की हमेशा जीत हुई है। हेलो मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। वक्त हो चुका है मोटोरोला क्वेश्चन ऑफ द डे का। ट्रंप पर हमला किसकी थी साजिश? गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि शनिवार को
शनिवार से लेकर अब तक इजराइल के हमलों में 141 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज़्यादा लोग घायल हैं। इससे पहले इजराइल ने शनिवार को गाजा के खान यूनिस इलाके में बड़ी कार्रवाई की थी, एक बड़ा हमला किया था। यहाँ पर अल मवाजी को इजराइल ने सुरक्षित इलाका घोषित किया है, जहाँ पर गाजा के विस्थापित लोग रह रहे हैं। इजराइल के रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाना हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद राइफ था और उसका हमास का ही जो राफा सलामा था। ये दो व्यक्तियों के पीछे इजराइल की फौज थी और इसी को देखते हुए उन्होंने हमला किया।